अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू केमिस्ट्री के लिए। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एनईडी यूईटी के 2013 के पास पेपर। पहला एमसीक्यू है Na2CO3 turns red litmus into blue because of the formation of. So as we all know that this is the property of all the basic things to convert the red litmus into blue, and similarly it is the property of the acid materials to convert blue into the red. So आंसर यहाँ पे बहुत क्लियर है कि यहाँ पे आंसर जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, मीन्स ए। बट क्वेश्चन में एक और चीज़ मेंशन है कि अगर किसी स्टूडेंट को ये चीज़ ना याद रहे या इसमें कंफ्यूज रहे तो उसकी डीप एक्सप्लेनेशन में अगर हम चाहें तो कि Na2CO3 की क्या फॉर्म करता है वो इन द एक्वस सॉल्यूशन, NaOH and H2CO3। तो बेसिक सॉल्ट्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि व्हेन दे आर डिजॉल्व इन वाटर दे लिबरेट्स NaOH और CO3, मीन्स वो एक स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग वीक एसिड लिबरेट करेंगे, जैसे कि Na2CO3 हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी शो कर रहा है अपनी। तो सॉल्यूशन जो हमारा बनेगा वो बहुत ज़्यादा बेसिक होगा क्योंकि NaOH विल स्टिल डिसोसिएट एंड विल प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ NaOH। तो सिमिलरली आंसर हमारा घूम फिर के वहीं आ जाता है, मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस। Now second, internal resistance to the flow of liquid is called, so the answer is viscosity। ये जो बाकी की प्रॉपर्टीज हैं ये इंटरमीडिएट लेवल पे फ्लो ऑफ लिक्विड और एनीथिंग से रिलेट हमें मतलब पढ़ाई नहीं जाती। ये चारों चीज़ें बहुत ज़्यादा मीन्स रिलेट करती हैं हमारे फ्लो ऑफ लिक्विड से और उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में, बट इंटरमीडिएट लेवल पे हम लोग ओनली विस्कोसिटी को डील करते हैं, तो इसलिए विस्कोसिटी ही आंसर होगा। Now brass is an alloy of, so I can say that this is the most repeated question so far। 2015, 2014 में ये question आ चुका है, now again in 2013, so it's I can say it's the most important MCQ, or I can say the bonus MCQ because it's so easy as well। So copper and zinc। Now raindrop is spherical due to, तो सबसे पहले टेम्परेचर, ग्रेविटेशनल पुल। टेम्परेचर का तो रोल हो नहीं सकता, ग्रेविटेशनल पुल का हो सकता है, बट ग्रेविटेशनल पुल का अगर जोर होगा तो रेन ड्रॉप विल नेवर बी इन द स्फेरिकल शेप। सो यहाँ सरफेस टेंशन अपनी ड्यूटी पूरी करता है टू मेक द रेन ड्रॉप इन द स्फेरिकल शेप। तो सरफेस टेंशन इज कॉज्ड बाय द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो these attractive forces in the water molecules or in the raindrop are between the molecules, so what it will be called intermolecular forces because they are between the molecules। so जो भी ड्रॉप होता है उसके सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इनवर्ट्स पुल करते हैं, ठीक है, और फिर उसका जो है सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो भी हमारा मिनिमाइज हो जाता है और हमारे पास जो है एक स्फेरिकल शेप आ जाती है। नाउ सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो क्यों लेते हैं, वॉल्यूम टू सरफेस रेशियो क्यों नहीं लेते, और ये मिनिमाइज क्यों होता है, मैक्सिमाइज क्यों नहीं होता, तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने 2014 की वीडियो में की है। अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम हो तो उसको जरूर कंसल्ट करें। नाउ द आंसर विल बी सरफेस टेंशन। नाउ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड दे शो सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज ड्यू टू, so by observing their electronic configuration we can observe that they have same number of electrons in their last shell। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट, साइज या डेंसिटी की वजह से तो हमारा पीरियोडिक टेबल शो नहीं होता, बट क्योंकि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल फॉर्म होता है वो कुछ जो है कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिस पे उसको सेट किया जाता है। तो डेंसिटी, साइज, बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ इतना कंसर्न नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी हमें साफ पता चलता है कि जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा सिमिलर होती हैं तो उनकी जो प्लेस होती है पीरियोडिक टेबल में वो एक ग्रुप में फॉर्म होती है, मीन्स सिमिलर जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। नाउ 6, व्हाई व्हेन एनी सॉलिड इज चेंज इनटू गैस विदाउट मेल्टिंग प्रोसेस इट इज सेड टू बी, तो इट्स सो इजी, इवन अ 9th class students can do it। So dipole moment of CO2 is 0. Its structure is, so let's consult the structure of CO2. It's pretty linear, so the answer will be linear because dipole moment somehow acts like a vector quantity। तो अगर हम यहाँ linear quantity में देखें तो both vectors are cancelling each other creating a zero dipole moment, so the answer is linear। The main constituent of petroleum gas is butane।
तो ये तो एक मेमोराइज करने वाली सी चीज़ है, बट अगर किसी को अगर कह सकते हैं कि नहीं याद रहता तो इस तरीके से कोई याद कर सकता है कि मीथेन तो एक गैस फॉर्म होती है बिकॉज इट्स टू लाइट, तो मीथेन सबको पता है, सबके घरों पे आती है। हेक्सेन एंड ऑक्टेन आर वेरी हैवी, और बट पेट्रोल के बारे में हम ये जानते हैं कि पेट्रोल इज अ लाइट मटीरियल, इट इवन इवापोरेट्स एट रूम टेम्परेचर। तो मीन्स ये वेरी लाइट और वेरी हैवी के दरमियान की ही कोई चीज़ होगी। तो ब्यूटेन इज द थिंग विच इज़ नॉट वेरी हाई, very heavy, or we can say, or not very light, so it can be our answer easily. Now in an exothermic reaction, heat is released. I think it's a bonus MCQ because it's so easy. Which of the following is water gas? Again, 2 second MCQ. CO plus H2. What is the amount for 1 molar NaOH to prepare 1 liter of solution? So just going for the formula. Molarity is equal to given mass in grams per molecular mass, also in grams, into 1000 per volume in milliliters. Now अगर आप वॉल्यूम को लीटर्स में ले रहे हैं तो आपको ऊपर 1000 लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला इस सूरत में याद किया जाता है। तो जिन यूनिट्स में एक फॉर्मूला याद कर लिया जाए तो बेहतर है कि उसी को उसी तरीके से लेके जाया जाए ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। सो पुटिंग स्टार्ट करते हैं अपने फॉर्मूला में। तो जितनी चीज़ें हमें गिवन थी उन सबको हमने पुट कर दिया। ओके, 1 लीटर का सॉल्यूशन गिवन था तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। सो एक्स की वैल्यू आ गई 40 ग्राम्स, 40 ग्राम इज आवर आंसर। Now volume of a gas is proportional to the number of molecules present. So this is basically Avogadro's law, a simple one. The formula of xylene is, तो इसमें अगर किसी को कंफ्यूजन रहे तो वो सिंपल ये याद कर सकता है, मीन्स इस xylene टाइप के जितने भी केमिकल्स होते हैं उनमें उनकी जो बेसिक अमाउंट ऑफ कार्बन एंड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन याद कर ली जाए। तो अगर मैं इन सारे जो है ऑप्शंस को कंसल्ट करूं तो आई कैन ऑब्जर्व दैट द डी ऑप्शन हैज 8 कार्बन्स एंड 10 हाइड्रोजन्स, नन ऑफ द अदर हैज दिस क्वांटिटी, सो माय आंसर विल बी डी। तो द लोएस्ट एनर्जी लेवल विच इलेक्ट्रॉन कैन हैव इज के, दिस इज वन ऑफ दोज easiest ones. Now an H2SO4 solution contains 80% by weight H2SO4 and has specific gravity of 1.73. Its normality is, तो चलें चलते हैं नॉर्मेलिटी के फॉर्मूला की तरफ। So normality is equal to specific gravity into percentage of purity into 1000 divided by equivalent weight. Now we have specific gravity, we have purity, we have 1000, but we do not have the equivalent weight. So let's jump into the thing which is telling us what is equivalent weight. So equivalent weight is molecular weight of the H2SO4 is 98. So equivalent weight is defined by the number of hydrogen molecules. So it has 2 hydrogen molecules. So the equivalent weight will be divided into 2. So the equivalent weight is equal to 49. So putting that in our formula, we get the answer as calculator is allowed in the NED University test. So we can expect such calculations. So answer बनेगा 28.2. Now gamma rays have 0 mass, positive charge, 0 mass, 0 charge, 0 mass, negative charge, or none. So gamma rays have 0 mass and 0 charge. So our answer will be B. Now cathode rays confirm the presence of particles that are proton, neutron, electron, or photon. So as we recall our initial period of chemistry in which we start studying the cathode ray and Rutherford DTC, तो वहाँ पे हमें याद है कि when an electromagnetic field was created in the path of those cathode rays, तो जो rays थी हमारी, those were slightly deflected towards the positive plate. तो ये हमें शो करती है चीज़ के the cathode rays were basically the electron particles. Okay, so our answer is C. Now which of the following equations is used for the conversion of mass into energy? So I think it is a bonus MCQ or a free mark to everyone, because even ये MCQ तो वो है कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स तक को पता होता है। तो this is so easy, no explanation needed at all. Now gamma rays are emitted in the form of, so
सो गैमा रेज की अगर प्रॉपर्टीज का जिक्र किया जाए तो उनका मास नहीं होता, तो यहाँ उनकी प्रॉपर्टी क्या शो करती है, दे आर नॉट द पार्टिकल्स, ओके। बट वो जो है एज अ पार्टिकल भी बिहेव करते हैं इन द वेव फॉर्म, इन विच वेव फॉर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में वो अपने आप को शो करते हैं एज अ फोटोन। एंड व्हाट इज अ फोटोन? अ massless particle that has energy. Okay, so gamma rays are massless, so it says that they are not particles. So each of the other option is particle, means electron is a particle, proton is a particle, neutron is a particle, they all have some mass. So gamma rays don't have mass, so it will be our answer B. Amino acids are essential source of proteins in the body. Which of the following is not source of proteins? So it is sugar, okay, because milk has proteins, beans have proteins, meat have proteins, but only sugar is the thing which do not have proteins. Now moving towards the next, formula of fructose is, so it's kind of a memorizing MCQ. So C6H12O6. Now, which of the following is the most active element? So before guessing the answer, let's jump into the explanation. तो यहाँ है एक पीरियोडिक टेबल जिसको मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, और प्लीज हंसिएगा मत इस पे। मैंने पॉसिबल कोशिश की कि बिल्कुल पीरियोडिक टेबल जैसा दिखे, बट जैसा भी दिख रहा है चले। नाउ पीरियोडिक टेबल में जो मोस्ट केमिकली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं तो वो पाए जाते हैं लोअर लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे। मीन्स इफ यू वांट द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, आप कंसल्ट करेंगे लोअर लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल पे। सिमिलरली फॉर द नॉन मेटल्स द केस इज स्लाइटली ऑपोजिट, द मोस्ट केमिकली नॉन रिएक्टिव मेटल्स आर ऑन द अपर राइट, ओके। तो इसी डायरेक्शन में फिर मीन्स मोस्ट रिएक्टिव फिर लीस्ट रिएक्टिव की तरफ हम जाते रहेंगे। देन नोबल गैसेस को एक्सक्लूड कर देंगे बिकॉज दे आर नॉट रिएक्टिव एट ऑल। सो अगर हम जो जितने हमारे पास गिवन थे, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, इनकी रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे अगर हम इनको प्लेस करते हैं, मीन्स दीज आर नॉट द एक्यूरेट प्लेसेस बट अ रफ एस्टिमेशन। मीन्स बिल्कुल मैंने क्योंकि पूरा ड्रॉ नहीं किया तो इस वजह से एक ये इनको मैंने प्लेस कर दिया, बट ये इसी ऑर्डर में प्लेस होने पीरियोडिक टेबल में। तो वी कैन ऑब्जर्व दैट फ्लोरीन इज द मोस्ट upper right element in the periodic table, or we can say in the given, from the given element. So our answer will be fluorine. Now which of the following compounds when dissolved in the water will give a pH greater than 7? Now CO2 के बारे में स्टूडेंट्स जानते हैं कि it reacts with the water and produce the hydrogen carbonate, that's an acid. Now KOH is a base, क्योंकि सबको पता है NaOH बेस होती है तो KOH भी बेस होगा because only the first atom element is changed. Now CaCO3 से रिलेटेड जो है लोगों को confusion हो गया है कि either it will give a pH less than 7 or a greater than 7. तो let's jump towards its explanation कि Ca will be dissociated into Ca and CO3. Now Ca will not react to H. It's a different explanation, okay. So CO3 will react with H found in the water and will make hydrogen carbon, or I can say bicarbonate ion, that is unstable, okay. So it will again react with NH to produce dihydrogen carbonate, which is a weak acid, and further it will liberate H2 and CO2. So the main concern our is the basicity and acidity of the material. So it is an acid, so it will give a pH less than 7. So our answer is KOH. Now which particle in the nucleus has the same charge as of electron with the opposite sign? तो आंसर यही कंप्लीट हो जाता है। मैं तो कहती हूँ कि प्रोटॉन हैज एन ऑपोजिट साइन, ओके। सो द आंसर इज प्रोटॉन। Now the substrate which is liberated or deposited at the electrode is directly proportional to the amount of electric current passed during the electrolysis. So this is simply the statement of the Faraday's first law of electrolysis. So that's all for this 2013 NED paper. Thank you all for watching. Good luck.